नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत ही आज हम सीडीपी की बात करेंगे, जो कि बाल विकास की बात करने वाले हैं। हम इससे रिलेटेड एक सीरीज़ में एक पार्ट डाल चुका हूं, ये सेकंड पार्ट है। आप मेरा विश्वास मानिएगा कि हम बाल विकास को समझने के लिए हमें प्रत्येक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। तो हम बिल्कुल अर्थ को लेकर चलेंगे, उसकी पूर्णतः व्याख्या करेंगे। आप जब एक प्रश्न को हल करेंगे तो आप मान करके चलिएगा कि कम से कम आपने 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं इसमें, आप मेरे साथ जुड़े रहें। पहला ही प्रश्न है कि प्रसंग और घटनाओं की साथ कौन सी स्मृति जुड़ी होती है। तो इससे सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए, आंसर पे नहीं जाना है हमें कि स्मृति क्या है, स्मृति किसे कहते हैं, स्मृति कितने प्रकार की होती है। उसके बाद जब आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा। और हमें ये सीखना है कि ये चार जो ऑप्शन दिए हैं इनका क्या यूज है। तो अपन पहले स्मृति के ऊपर बात करें तो स्मृति जो है वो मेमोरी जो है, मेमोरी शब्द जो वो लैटिन भाषा का है, जो कि मेमोरी शब्द जो है वो इंग्लिश भाषा का है, लेकिन ये लैटिन भाषा के मेमोरिया शब्द से बना है। दोनों में अंतर है। अगर कोई पूछे कि मेमोरी शब्द किस भाषा का है तो इंग्लिश का है, और किस भाषा से बना है तो वो लैटिन भाषा होगा। और शब्द किससे बना है, मेमोरी, मेमोरिया शब्द से बना है। क्लियर है दोस्त। अब इसमें देखते हैं कि मेमोरी तीन प्रकार की होती हैं। एक संवेदी स्मृति होती है, दूसरी लघु अवधि स्मृति और एक दीर्घ अवधि। ये अपनी कितने प्रकार की, तीन प्रकार की मेमोरी होती है। संवेदी स्मृति मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। क्लियर है। और दो प्रकार की होती है। संवेदी स्मृति मेमोरी जो होती है अपनी, वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो अपन यहीं पर लिखते हैं, हाँ, स्मृति को अपन देखें तो स्मृति कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की स्मृति होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है। पहली होती है अपनी संवेदी स्मृति होती है। और दूसरी होती है अपनी लघु, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और तीसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी माने दीर्घ अवधि। तीसरी अपनी होती है दीर्घ अवधि मेमोरी, और दूसरी होती है अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और पहली होती है संवेदी मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, मैं इसे एक सेकंड मिटा दूँ। तो अपनी दीर्घ अवधि मेमोरी, तीन मेमोरी हो गई। और जो दीर्घ अवधि मेमोरी होती है वो होती है अपनी दो प्रकार की। दो प्रकार की कहें अपन, ठीक है। दो प्रकार की में कौन सी आ जाती है, एक अर्थ स्मृति और प्रासंगिक स्मृति। ये किसके भाग हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं वो दीर्घ अवधि मेमोरी के ही भाग हैं। और ये अपना हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। तो प्रासंगिक में क्या होता है, जब हम अपने निजी जीवन की घटनाओं से रिलेटेड होती है प्रासंगिक। प्रासंगिक जो होती है वो अपनी क्या होती है, निजी घटनाओं से क्या होती है, संबंधित होती है। निजी घटनाओं से संबंधित होती है और व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित होती है, समय और स्थान से संबंधित होती है, और घटना से संबंधित होती है। वो तो हो जाती है अपनी प्रासंगिक स्मृति, जो घटना और निजी स्मृतियों से संबंधित हो। तो अर्थ स्मृति जो होती है उसमें अपना इससे रिलेटेड आएगा तो क्वेश्चन बनेगा, समान ज्ञान से संबंधित होती है, कॉन्सेप्ट, फैक्ट, अति शीघ्र रिकॉल, भावनाओं से जुड़ाव कम होता है, वो अपनी अर्थ स्मृति होती है, जिसमें ज्ञान की बात हो, फैक्ट की बात हो, कंसेप्ट की बात हो। तो फैक्ट और कंसेप्ट के बारे में वो नहीं पूछ रहा है, तुम्हारा अर्थ स्मृति नहीं हो सकता, क्योंकि ये दीर्घ अवधि का ही भाग है। प्रासंगिक स्मृति अपने निजी अनुभव और घटनाओं से संबंधित होती है, और
पूछ भी रहा है प्रसंग और घटनाओं के साथ कौन सी स्मृति जुड़ी है, तो प्रासंगिक स्मृति इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है स्थैनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व शब्द मतलब पर्सनालिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा जिसका अर्थ है अर्थात मास्क, इसका अर्थ होता है। अब क्या है कि स्थैनिक किससे जुड़ा हुआ है, स्थैनिक शब्द जो है इनमें से तो व्यक्तित्व में क्या हुआ है, व्यक्तित्व टॉपिक में सभी ने अलग अलग उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं व्यक्तित्व से रिलेटेड। तो जो हमारे फ्राइड हैं, फ्राइड ने अपना सिद्धांत दिया मनोविश्लेषणवाद, व्यक्तित्व मनोविश्लेषणवाद फ्राइड ने दिया है। उसमें इन्होंने किसकी बात की है, इड की बात की है, इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है। इन्होंने इन चीज़ों पर बात की है। तो उसमें तो कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है स्थैनिक का। और हमारे जो क्रिस्मर शेल्डन युंग की बात करें तो युंग ने 2 शब्दों पर बात की है। युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है तो उन्हें एक अंतर्मुखी बताया है और एक बाह्यमुखी बताया है। ठीक है, तो उन्होंने भी स्थैनिक शब्द की बात नहीं की। अब बात करते हैं अपन शेल्डन और क्रिस्मर की। शेल्डन की बात करेंगे अपन तो शेल्डन ने जो है वो इन दोनों ने क्या है, शेल्डन और क्रिस्मर ने सारे सूचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। क्रिस्मर ने भी सारे सूचना के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने एक और जोड़ दिया जिसे अपन मिश्रित कहते हैं। और शेल्डन ने भी 3 प्रकार के बताए हुए हैं। तो जो शेल्डन ने बताए हैं वो बताए उन्होंने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो उन्होंने 3 प्रकार के कौन से बताए, एक बताया है अपना एंडोमॉर्फिक, दूसरा बताया इन्होंने मेसोमॉर्फिक और तीसरा बताया है एक्टोमॉर्फिक। तो ये 3 प्रकार के इन्होंने बताए हुए हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें भी तो अपना शेल्डन भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने कौन कौन से बताए, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। युंग हो नहीं सकता। अब बचा क्रिस्मर। तो क्रिस्मर ने कौन कौन से बताए, पिकनिक बताया है पहला, एथलेटिक बताया है और एस्थेनिक बताया है। एस्थेनिक वो होते हैं जो अपने शरीर शारीरिक रूप से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और एथलेटिक जो होते हैं जो खेल प्रवृत्ति होती है, मजबूत होते हैं, शारीरिक स्थिति अच्छी होती है। और पिकनिक जो होते हैं वो मोटे टाइप के होते हैं। तो अपना जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, क्रिस्मर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब दिया है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के 3 प्राथमिक नियम क्या हैं। थॉर्नडाइक जो थे संयोजनवादी थे, प्रथम शिक्षा शास्त्री थे हमारे, प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक माना जाता है इन्हें। और उन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बताया 3 मुख्य नियम बताए थे, इन्हें प्राथमिक नियम कहते हैं, और 5 गौण नियम बताए थे। 3 प्राथमिक नियम कौन से, तत्परता से अभ्यास करोगे तो क्या आएगी, प्रभाव आएगा। तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये 3 किस्में दिए गए हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। इन्होंने 5 गौण नियम दिए, दोस्तों याद रखना। अपन बिल्कुल विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। यदि आप सभी को इसमें समझ आने लगे तो मुझे बताना, अपन समय को और कम करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी में निम्न है। तो ये जो होता है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी, ये एक पर्सनालिटी
का टेस्ट होता है, जिसमें लगभग 4 स्केल होती हैं और इसमें लगभग 500 से आसपास में क्या होते हैं, आइटम होते हैं, जिसमें किसी से इसका यूज तहकीकात के लिए भी किया जाता है, प्रणाली टेस्ट के लिए भी किया जाता है, जिसमें 4 स्केलों के माध्यम से वो पता पाड़ लेते हैं इसकी प्रवृत्ति कैसी है, जिसमें लगभग 500 से अधिक 537 या 48 ऐसे कुछ आइटम्स का यूज अपन करते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्याजे की संवेदनात्मक गामक अवस्था माने संवेदी पीसी अवस्था के किस उपावस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए हों। ये जो क्वेश्चन है प्याजे से है। प्याजे जो है अपने प्याजे ने बाल विकास में संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। ये बच्चे को बाल वैज्ञानिक मानते हैं, खोज प्रवृत्ति पर बात करते हैं बालक की। तो इनका मानना है कि बालक स्वयं करके सीखता है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 अवस्थाओं में से जो पहली अवस्था है संवेदी पीसी अवस्था, उसे उन्होंने 6 भागों में बांटा है। तो पहली जो अवस्था है जैसे 6 भागों में बांटा है, संवेदी पीसी अवस्था को 6 भागों में बांटा है, उसमें जो पहली उप अवस्था है वो है सहज क्रिया का प्रयोग। सहज क्रिया का जो प्रयोग होता है वो जन्म से लेकर 1 महीने की उम्र तक रहती है। इसमें जो शिशु होता है वो रेंगने और चूसने जैसी सजगता का उपयोग करता है। तो रेंगने और चूसने से संबंधित पूछता तो हमारा आंसर क्या होता है, सहज क्रिया का प्रयोग, जो कि उसने पूछा नहीं, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। दूसरी बात करें अपन मानसिक सम्मिश्रण की, तो मानसिक सम्मिश्रण हो नहीं सकता है क्योंकि मानसिक में प्रतीकात्मक कार्य करने लगता है बालक, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा क्वेश्चन बनता है अपना गौण वृत्ति अनुक्रिया माने सेकेंडरी सर्कुलर। तो इसमें क्या होता है कि 4 से 8 महीने की उम्र बालक की रहती है। 4 से 8 महीने का बालक रहता है और इस समय वे अपने शरीर की उम्र से या इस समय वे अपने शरीर से परे की चीज़ों से अवगत हो जाते हैं। 4 से जो 8 महीने का बालक रहता है और वे इस अवस्था में क्या होते हैं, वस्तु उन्मुख अधिक होते हैं। जब भी किसी वस्तु को देखेंगे तो उसके पीछे क्या है, लेने के लिए या उसे पाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो जो इसकी जो मुख्य विशेषता है गौणीय वृत्ति अनुक्रिया की, वो है वस्तु उन्मुख होना। तो ये भी आंसर नहीं होता। अब बच्चा प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया। इसमें क्या होता है, बच्चा 1 महीने से 4 महीने की उम्र तक का होता है, 1 से लेकर 4 महीने का। इस समय के दौरान शिशु अपनी क्या करता है, जो उसकी जो पुरानी आदतें होती हैं उनको दोहराता है और उसे दोहराने से क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे जब शिशु एक ऐसी घटना को पुनः उत्पन्न करने की कोशिश करता है जो दुर्घटना से हुई हो, जैसे अगर उसने पहली बार अंगूठा चूसा, उसे आनंद प्राप्त हुआ, तो उसे वो क्रिया को क्या करता है, बार बार करता है और आप देखोगे कि वो क्रिया वो बाल अवस्था तक भी करता चला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं जब वह अपनी मानसिक प्रक्रिया से अवगत होते हैं। अब आंसर ढूंढने से पहले हमें इन चारों शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, आप लोग अच्छे देख सकें कि अपनी मानसिक प्रक्रिया से अवगत होने के लिए बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं। प्रश्न ये है। तो पहला है मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटीज, अधिभाषाई क्षमताएं। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी क्या है। यहाँ तो आप आंसर बता दोगे, लेकिन जब ये पेपर में आएगा तो आप कैसे समझोगे। तो पहले में चारों के बारे में पता होना चाहिए। तो मेटालिंग्विस्टिक जो होती है वो होता है भाषाओं का ज्ञान, अलग अलग भाषाओं का हमें क्या हो, ज्ञान हो, जिसे हम मौखिक या लिखित रूप में अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें, उसे कहते हैं अपन मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी। क्लियर है दोस्त। नीचे बात करते हैं अपन अधिक जागरूकता या मेटा अवेयरनेस। मेटा अवेयरनेस से तात्पर्य है हमारा जागरूकता से। जैसे हम अपने पूर्वजों से बात करें कि हमारा विकास कैसे हुआ, तो हम देखते हैं कि हमारा विकास बंदरों से हुआ। धीरे धीरे बंदरों से परिवर्तित होते होते हम क्या बने, मानव बने। तो ये अवेयरनेस है। और हमें अपने चारों ओर की जो जानकारी है आस पड़ोस की,
तो ये बाहरी चीज़ हो गई, ये अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से तो संबंधित नहीं है। इसका संबंध किससे? बाहर से। एक होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस में कायांतरण, माने ये जो है ये एनिमल से संबंधित होता है, जिसमें किसी भी एनिमल का जो जन्म से होता है, जन्म से लेकर और उसका विकास किस प्रकार से होता है, उस चीज़ का इसमें ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो ये जो अपना कायांतरण है मेटामॉर्फोसिस, ये एनिमल से रिलेटेड है। तो मानसिकता की बात खत्म हो गई अपने बच्चे के बारे में। मेटावन्यस जागरूकता से संबंधित हो गया। भाषा, भाषा से संबंधित तो बता क्या? अधिसंज्ञान, मेटागोग्निशन। इसका जो अर्थ होता है बहुत अच्छा अर्थ है। इसमें क्या होता है, हम अपने आप बारे में जानते हैं, उसको समझते हैं, अपने विचारों को समझते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अधिसंज्ञान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते। लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? लेखन प्रणाली में सबसे संज्ञा तो है नहीं, नाउन्स आप जानते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है क्या? नाउन मतलब किसी स्थान, व्यक्ति का नाम को अपन नाउन्स कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो वो तो सबसे छोटी है ही नहीं। क्रिया ये भी चुनी, स्वनियम और वर्ण। वर्ण जो होते हैं सबसे छोटी इकाई होती है। ये हमारी भाषा टॉपिक से है क्वेश्चन ये, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वो इसे समझने में सक्षम होता है कि 2 सेंटीमीटर वाली एक गेंद में मिट्टी की मात्रा समान रहती है, चाहे गेंद को चपटा किया जाए या उसे छड़ी के रूप में ढाला जाए। परिकल्पना तो इसका आंसर होगा नहीं। परिकल्पना जो होती है अपनी, वो जीन पियाजे की अगर बात करें तो 4 स्टेज से रिलेटेड होती है, अमूल संख्यात्मक अवस्था से। परिकल्पना है नहीं। आयतन से इसका कोई संबंध नहीं। अनुत्क्रमणिकता यानी इरेबिलिटी, माने कि जब आप किसी से पूछते हो कुछ और उसके बदले में वो आपको पलट कर उत्तर दे देता है, तो उसे अपन अनुत्क्रमणिकता कहते हैं। तो यहाँ पर कोई पलट के उत्तर देने वाली बात नहीं, यहाँ पर समझ की बात हो रही है केवल, कि आप समझ सकते हैं कि एक आकार मिटा कर अपन अगर दूसरा आकार बनाते हैं और उसमें सेम रहता है। ऐसे 2 सेंटीमीटर वाली गेंद में मिट्टी की मात्रा समान रहती है, चाहे गेंद को चपटा किया जाए। अब उसकी स्थिति या आकार को बदल दिया जाए किसी चीज़ को, तो वो उतनी ही रहेगी। इस बात को जब हम समझने लगते हैं तो उससे अपन संरक्षण, कंजर्वेशन कहते हैं। ये भी क्लियर होगा आपको। ये देखते चलना कि ये आंसर क्यों नहीं होगा, यही आंसर क्यों होगा, इस पर मैं बात कर रहा हूँ विशेष। वैज्ञानिक जांच की विशेषता क्या होती है? तो वैज्ञानिक जांच की विशेषता होती है कि शिक्षार्थी वैज्ञानिक रूप से केवल उन्मुख प्रश्नों में संलग्न होते हैं। ये होती तो ये है, ये भी बात सही है। शिक्षार्थी केवल साक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं। हाँ, जब अपन वैज्ञानिक रूप से किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो साक्ष्य पर बात करते हैं। मन गढ़ित बात या परिकल्पना पर बात नहीं होती, साक्ष्य पर बात होगी। जब आप किसी चीज़ को प्रूव कर दोगे उस पर बात होगी। तो ये भी ठीक है। शिक्षार्थी केवल साक्ष्य से स्पष्टीकरण तैयार करता है। हाँ, जब हमारे पास साक्ष्य होगा तो उससे हम स्पष्टीकरण तैयार करेंगे कि इसका क्या उपयोग होगा, क्या उपयोग नहीं होगा, इससे हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। इन सब के बारे में भी वैज्ञानिक तरीके से जब विशेषताओं की जाती है तो इस पर भी जांच होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों विशेषताएं होती हैं, तो अपने इसका आंसर उपरोक्त सभी लगाएंगे। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट है। जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा होता है वो बच्चे होते हैं। जब माता पिता का संबंध अच्छा होता है तो बच्चा सीखता किससे? अपने माता पिता से। बच्चे का पहला गुरु भी किसे कहा गया? माता को कहा गया। तो जैसा माता पिता का व्यवहार होगा वैसे व्यवहार क्या होगा? बच्चा अडॉप्ट करेगा। तो माता पिता के साथ व्यवहार अच्छा है तो समाज में जब जाएगा तो वो उसी व्यवहार का अनुसरण करेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो दूसरों के प्रति असहिष्णु तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके घर पर जो व्यवहार कैसा है? अच्छा है, तो अच्छा व्यवहार करेगा।
तो ये तो गलत हो गया। आवेगी माने कि उसे जगह जगह गुस्सा आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसके संबंध माता पिता के अच्छे हैं तो उसे भी उसी के अनुसरण करना है। कमजोर बौद्धिक नियंत्रण प्राप्त होगा नहीं। ये कहाँ होता है? हाँ, माता पिता में आपस में झगड़ा होता है, वहाँ बच्चे पर क्या होगा? कमजोर बौद्धिक नियंत्रण होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा? अच्छा होगा। सामाजिक भागीदारी में सफल होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, सामाजिक भागीदारी में सफल होगा, क्योंकि वो अपने माता पिता से इन गुणों को क्या कर रहा है? ग्रहण किया है, मधुर संबंध बनाएगा सभी से। तो आज के लिए इतना ही, और अगले 10 प्रश्न मैं अगली पार्ट में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।